हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला। तो यार वीडियो हर दिन नहीं आ पाती है, तो एक दिन छोड़ के मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आती रहे। वैसे अभी जो 2023 एंड 2024 के बच्चे हैं उनके हिसाब से बहुत अभी हम अच्छी स्पीड से मेरी वीडियोस जो हैं वो आ जाती हैं। मतलब अभी हम 5th चैप्टर पे हैं और अभी तो शायद स्कूल्स में सेशन शुरू ही हुए हैं, तो उस हिसाब से प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार, काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ पे। तो आज हम अपना चैप्टर 5 जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर था उसके लास्ट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे ये हमने फियोल के प्रिंसिपल्स में भी कवर किया था, लेकिन फिर भी इसे कवर कर लेते हैं। और कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं करवाया, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको फर्दर चैप्टर्स में भी मैं मिलेगा, मतलब वो टॉपिक आपको, तो उसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इसमें नहीं करवाया तो उसमें कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो सेंट्रलाइजेशन के वर्ड के अंदर ही छुपा है सेंट्रलाइज, यानी कि जब अथॉरिटी को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। अब सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि जब सारी अथॉरिटी और जब सारी पावर जो होती है डिसीजन मेकिंग की वो टॉप लेवल के हाथों में दे दी जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विच मीन्स इट रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल, यानी कि जब सारी अथॉरिटी किसको दे दी जाए? टॉप लेवल को, तो उसे ही सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। विच मीन्स सारी अथॉरिटीज़ को ना सेंट्रलाइज कर दिया गया है, सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में दे दिया गया है। तो जब सारी अथॉरिटी और पावर दे दी जाती है टॉप लेवल को, तो उसे ही सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अब देखो, पहला था सेंट्रलाइजेशन और यह है डिसेंट्रलाइजेशन, विच मीन्स सेंट्रलाइजेशन का ना होना। तो सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ सारी अथॉरिटी टॉप लेवल को दी जाती थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक जो है वो ये कहता है कि अब सेंट्रलाइजेशन को नहीं किया जाएगा। विच मीन्स जो अथॉरिटी है या जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, वो टॉप लेवल के हाथों में ना दे के अब सब लेवल्स में सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। So it refers to the systematic distribution of authority to all level of management, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन को ना सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अथॉरिटी को टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में बांटा तो जाता है, लेकिन सिलेक्टिवली बांटा जाता है। यानी कि जो मेजर अथॉरिटीज़ हैं वो टॉप लेवल को दी जाती हैं, और जो माइनर अथॉरिटीज़ हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल को दी जाती हैं, क्योंकि टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग में बहुत कैपेबल होते हैं। तो अगर मेजर डिसीजन ही उनसे छीन के लोअर लेवल को दे दिए जाएंगे इन टर्म्स की, जब अथॉरिटी आप दे रहे हो, तो फिर तो सारा जो है गेम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ अथॉरिटी को बांटना नहीं होता तीनों लेवल में, पर जो मेजर अथॉरिटी होती हैं वो टॉप लेवल पे दी जाती हैं, जो माइनर अथॉरिटीज़ होती हैं वो मिडल और लोअर लेवल में बांट दी जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है, यानी कि जो मेन अथॉरिटी हैं वो किसको दे दी जाएंगी? टॉप लेवल को, और जो माइनर अथॉरिटी है वो किसको दी जाएंगी? लोअर लेवल को। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब क्या रिलेशन होता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में? तो सबसे पहला तो आपको ये समझना चाहिए कि डेलीगेशन जो है वो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, पर जब वही डेलीगेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कर दिया जाए अथॉरिटी का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यानी कि जब आप एक्सटेंशन कर दो डेलीगेशन को हर लेवल पे, तो उसे ही क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए डेलीगेशन का एक्सटेंडेड वर्जन होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला रिलेशन तो आपको क्लियर हो गया कि डेलीगेशन या जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटेंशन होता है किसका? डेलीगेशन का। सेकेंडली, जो डेलीगेशन है जब वो सारे लेवल्स पे कर दिया जाए तो वही रिजल्ट लाता है किसमें? डिसेंट्रलाइजेशन में। विच मीन्स जब डेलीगेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करा जाए अथॉरिटी का, तो उसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कह दिया जाता है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। डेलीगेशन की बात करें तो डेलीगेशन सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में होता है। जब मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है अपने सबॉर्डिनेट को, या अपने से सबॉर्डिनेट विच मीन्स अपने से लोअर लेवल को, तो उसे ही हम डेलीगेशन कहते हैं। तो डेलीगेशन सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप यहाँ देखो, मैनेजर ने काम सेल्स मैनेजर को दिया,
यहाँ डेलीगेशन हुआ, लेकिन वही काम सेल्स मैनेजर ने प्लांट सुपरिटेंडेंट को दिया, प्लांट सुपरिटेंडेंट ने वही काम सुपरवाइज़र को दिया, और सुपरवाइज़र ने वही काम फोरमैन को दिया। विच मीन्स हर दो यहाँ पे सारे लेवल्स, अब मैनेजर टॉप लेवल का है, सेल्स मैनेजर मिडिल लेवल का है, प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल का है, सुपरवाइज़र लोअर लेवल का है, फोरमैन लोअर लेवल का है। तो जब एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबके बीच में हर स्टेप पे डेलीगेशन होता है, तो डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन इज इक्वल्स टू डिसेंट्रलाइजेशन। विच मीन्स अगर आपको कन्फ्यूज़न ना लगे तो आप ये कह सकते हो कि डेलीगेशन सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में होता है, और ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। अब मैनेजर ने मान लो इसे एक स्पेसिफिक टास्क दिया, जैसे ये टास्क किसने करके दे दिया तो डेलीगेशन ख़त्म। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि टॉप लेवल ने कुछ अथॉरिटीज़ मिडिल लेवल को दी, और मिडिल लेवल के बाद उन्होंने कुछ अथॉरिटीज़ लोअर लेवल को दी। ठीक है, तो इसमें भी अथॉरिटीज़ को क्या ही तो किया जा रहा है, डेलीगेट ही तो किया जा रहा है। इसलिए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। बस डेलीगेशन दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, टॉप मिडल और लोअर लेवल तीनों लेवल्स में। और वहीं डेलीगेशन एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन लॉन्ग टर्म होता है। यानी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज कर दिया तो वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो उन लेवल्स के पास ही रहेंगी। अब एक टॉपिक और आता है बुक में जिसमें ये बोला जाता है कि डेलीगेशन इज़ नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ऑप्शनल। सो वाई इट इज़ सेड दैट डेलीगेशन इज़ नेसेसरी, यानी कि डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल क्यों है? तो मैं आपको पहले इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली डेलीगेशन को नेसेसरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी ना कभी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी सुपीरियर के ऊपर वर्क का लोड होगा ही होगा ज़्यादा, और सुपीरियर अपने उस वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए ऑफ कोर्स किसी ना किसी सबऑर्डिनेट को अपना काम ट्रांसफ़र करेगा। विच मीन्स डेलीगेशन देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही होगा 100%, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली रन करना है तो सबको एक कोऑपरेटिव वे में चलना पड़ेगा, एक को दूसरे का दर्द थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि सुपीरियर के दर्द को सबऑर्डिनेट समझता है तो वो उसका काम उसे करके देता है। तो डेलीगेशन नेसेसरी इसलिए भी बोला जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ना ऑप्शनल क्यों हो जाता है? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो अथॉरिटी दे दी गई है ना तीनों लेवल को, वो उनको दे दी गई है, मतलब उसमें अथॉरिटी फिक्स्ड हो चुकी है, और जिनको जो अथॉरिटी दी है उसमें कोई दूसरा लेवल जो है वो आके इंटेंगल नहीं हो सकता, यानी कि उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है वो। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन ना हमेशा तब किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो गई होती है। तो ये विच मीन्स एक कंडीशन आप ये कह सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन एक्सपेंशन के बाद किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन डेलीगेशन तो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काम आने ही आने वाला है। अब कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया और वाई डेलीगेशन इज़ नेसेसरी। सो फर्स्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे मैनेजर पे काम का बहुत लोड है, ठीक है, अब मैनेजर ने कहा कि यार सबऑर्डिनेट तू ये मेरा काम कर दे और मेरे से अथॉरिटी भी ले ले, तो मे बी एक या दो या तीन बार एक साल के अंदर हो सकता है मैनेजर पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो तो इसलिए वो डेलीगेट कर रहा हो काम। लेकिन क्या उस टाइम पे मैनेजर डिसेंट्रलाइज करेगा? नहीं करेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक टास्क करवाना है ताकि उसका वर्कलोड कम हो। वर्कलोड कम करवाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी ना किया जाता। डिसेंट्रलाइजेशन तो तब किया जाता है जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये लग रहा हो कि टॉप लेवल अकेले नहीं संभाल पा रही है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सेंट्रलाइजेशन हटा के क्या करते हैं, अथॉरिटी को सब में बांटते हैं। जो थोड़ी कम, जो इतनी माइनर अथॉरिटीज़ होती हैं वो लोअर लेवल को दे देते हैं, और जो मेजर अथॉरिटीज़ होती हैं वो खुद के पास रख लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तो ऑर्गेनाइजेशन में आएगी ही तब जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन इतना नेसेसरी नहीं माना जाता है। वो तब नेसेसरी है जब एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करनी हो। अब डेलीगेशन का मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट समझा दिया कि इसी वजह से एक सिस्टमैटिक वर्किंग और एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है डेलीगेशन, क्योंकि मैनेजर जब अपना काम देता है तो मैनेजर अपने मेन वर्क्स पे ध्यान दे पाता है। सेकंड, डेलीगेशन नेसेसरी इसलिए क्योंकि नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट इट, बिकॉज एट सम पॉइंट एन इंडिविजुअल हैज़ ट्रांसफर हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू मोर वर्क। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ना हो ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है होना, क्योंकि सुपीरियर्स अपने सुपीरियर होने का कभी कभी फ़ायदा भी उठाते हैं और कभी कभी जेन्युइनली उन पे जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को वो काम सौंपते हैं। तो डेलीगेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सोच लो कि मस्ट और मैंडेटरी है ही है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल क्यों है, या डिसेंट्रलाइजेशन की भी कुछ खास बातों के बारे में।
सो इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड एंड ग्रो ओनली, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन तभी ज़रूरी होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन या तो एक्सपेंड होती है या तो ग्रो होती है सिर्फ। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल बेसिस पे डिसेंट्रलाइज नहीं करती है। सेकेंड, डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन फॉर लेवल। अब देखो, जब ना डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विच मीन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी को टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल में बांट दिया गया। अब जो लोअर लेवल को अथॉरिटी दी ना डिसेंट्रलाइजेशन में, तो मतलब वो लोअर लेवल की ही अथॉरिटी है। अब टॉप लेवल भी कुछ नहीं बोल सकती लोअर लेवल को इन अथॉरिटीज़ के साथ। तो ये वाला जो सीन है ना, वो टॉप लेवल क्रिएट नहीं करना चाहता होता ऑर्गेनाइजेशन में। तो टॉप लेवल इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन चाहता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि फ्रीडम बहुत हो जाती है एक्शंस की लोअर लेवल के लिए, जो कि इन सेंस बहुत अच्छा भी है और कभी कभी बुरा भी है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रीडम मिलना चाहिए लोअर लेवल को ताकि वो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, और कभी कभी ये गलत भी हो जाता है क्योंकि लोअर लेवल इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेती है। पर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग में फास्टनेस लाती है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का स्केल बढ़ता है ना, तो टॉप लेवल के बस की बात भी नहीं है उस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन को अकेले संभालना और डिसीजन टाइम पे लेना। तो अपने अपनी जो अथॉरिटीज़ है, छोटे मोटे डिसीजन लोअर लेवल, मिडिल लेवल ले लेते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल पे रहते हैं। तो टॉप लेवल उन्हीं पे फोकस करता है। लेकिन जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो टॉप लेवल को हर तरीके के डिसीजन पे फोकस करना पड़ता है, जिससे डीले होती है डिसीजन मेकिंग पे और कंप्लीशन ऑफ टास्क पे भी। अब थर्ड रीज़न आप सुनो, जो सबसे मेन होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ऑप्शनल है। बट एन ऑर्गेनाइजेशन डजंट वांट टू डू डिसेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल प्रेफर्स टू डू वर्क बाय देमसेल्फ। अब एक चीज़ होती है ना, देखो, अगर मान लो आपका कोई टीचर है फॉर एग्जांपल, और टीचर आपको टेस्ट करने को ना, टेस्ट को चेक करने को दे रहा है, तो वो ना बहुत मुश्किल से देगा। या मान लो टीचर कभी आपको जो पेपर्स हैं, UT1 या एसए जो भी होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, वो कभी आपको चेक करने को देगा? नहीं देगा। वो टेस्ट दे सकता है चेक करने को, लेकिन वो आपको कभी पेपर्स चेक करने को नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहला उसे लगेगा कि यार आप चेकिंग ढंग से नहीं करोगे। ऐसे ही टॉप लेवल के भी मन में कंसर्न होता है कि जितना काम है वो खुद ही करें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी पे शक होता है लोअर लेवल की, कि हाँ ये काम नहीं कर पाएगा। पहली चीज़ ये हो जाती है। और दूसरी चीज़ टॉप लेवल चाहता है, टॉप लेवल ये एक तरीके से चाहता होता है कि गलती हो हमसे हो, लेकिन लोअर लेवल से हुई तो फिर लोअर लेवल की क्या हो जाएगी, एक तरीके से शामत आ जाएगी। तो टॉप लेवल भी नहीं चाहता कि लोअर लेवल वालों को ना हम कोई काम सौंपे, यानी कि उन्हें कभी कभी भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो बात ये भी बोली जाती है कि एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट होते हैं, है ना। कि अगर मान लो मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी टीम का कैप्टन हूँ, तो मैं किसी दूसरे को कैप्टनसी करने को दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस पर भरोसा दिखा रहा हूँ ना। जबकि मेरे को मे बी एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप थोड़ा सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हो, और थोड़ा ऐसा भी होता है कि यार आपको भरोसा नहीं होता कि नहीं यार मैं इसे ये काम नहीं दे सकता। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के साथ होता है। टॉप लेवल को लगता है कि यार लोअर लेवल को देंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए जनरली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइजेशन पर ही ज़्यादा फोकस रखती है डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुकी है, बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत एक्सपेंशन है, तो टॉप लेवल अकेले सारी चीज़ें नहीं संभाल पाता, इसलिए वो क्या करता है, छोटे मोटे डिसीजन दे देता है अथॉरिटी उनकी लोअर लेवल को। ठीक है, मॉडरेट डिसीजंस की अथॉरिटी मिडल को, और मेन मेन डिसीजन अपने पास ही रखता है। तो ये होता है, फिर उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है जब साइज़ बढ़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब पिछला टॉपिक आपको ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ को तीनों लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं या क्या उससे फ़ायदे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो फर्स्ट इज़ डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव्स को डेवलप करता है, क्योंकि जब सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपनी उन अथॉरिटीज़ का यूज़ करना पड़ता है, और उन्हें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना सिखा दिया जाता है जब उन्हें अथॉरिटी दी जाती है। तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, और क्योंकि उन्हें काम में भी वो अपने इम्प्रूव हो रहे होते हैं जब उन्हें अथॉरिटीज़ दी जाती है, तो वो हर चीज़ में अब इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हैं, तो वो डेलिबरेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने के लिए। तो इनिशिएटिव्स डेवलप करती है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, पहला डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंस है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखो, जब आप अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोअर लेवल पे या मिडल लेवल पे, तो मिडल लेवल और लोअर लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके मैनेजरियल स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं, और पता लगने लगता है कि कौन
ऐसा एम्प्लॉय है जो आगे चल के मैनेज कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, या टॉप पोजीशंस पे इसे हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर वही है, जैसे इंडियन टीम में जब धोनी ही नहीं खेल रहा होता या पंत नहीं खेल रहा होता तो अलग अलग लोगों को मौके दिए जाते हैं ना, तो ये देखा जाता है कि यार कौन फ्यूचरिस्टिक विकेट कीपर बन सकता है इंडिया के लिए। ईशान किशन हो सकता है, मे बी वो अभी केएल राहुल भी हो सकता है। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जब अथॉरिटी दी जाती है ना, पावर दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, तो देखा जाता है कि कौन कितना टैलेंटेड है। और फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में इसका स्कोप हो सकता है किसी पोजीशन पे आने का। ठीक है, थर्ड बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जब क्या होता है, अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना टॉप, मिडल और लोअर लेवल पे, तो क्या होता है, अथॉरिटीज़ यानी कि सबको पावर मिल चुकी होती है कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने की, जिससे सारा जो भार होता है वो टॉप लेवल पे नहीं होता डिसीजंस को लेने का, जिससे डिसीजंस काफ़ी क्विकली लिए जा सकते हैं। तो इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब जब सेंट्रलाइजेशन होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप लेवल पे ही पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि सारी पावर्स जो होती हैं डिसीजन मेकिंग की, जो अथॉरिटी है वो सारी किसके पास होती है, टॉप लेवल। लेकिन जैसे ही डिसेंट्रलाइज होता है तो टॉप लेवल का जो स्ट्रेस होता है वो श्रिंक हो जाता है, बिकॉज इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल एज वेल। So basically, top level focuses on the main authorities or main work, by which it gives relief to the top level management. So they didn't have to manage all the kind of stuff which is happening in the organization. Fourth is facilitates growth. मैंने पहले ही बताया था, डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन तभी किया जाता है जनरली जब एक्सपेंशन करना चाहती है एक ऑर्गेनाइजेशन, या ग्रो करना चाहती है, क्योंकि एक्सपेंशन और ग्रो करते वक्त उन्हें क्या होता है, काम को बहुत बड़े लेवल पे परफॉर्म करना होता है, लार्ज स्केल पे परफॉर्म करना होता है, जिससे उन्हें क्या करना होता है, अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल के हाथों में अगर वो रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा टाइम पे। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट करता है ग्रोथ और एक्सपेंशन को। बेटर कंट्रोल इसलिए क्योंकि जब टॉप लेवल मिडल और लोअर लेवल को अथॉरिटीज़ देती है, तो मिडल और लोअर लेवल भी अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट को, कि टॉप लेवल ने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें भी कुछ अथॉरिटीज़ दी जिस पे हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें। तो इससे एक बेटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बैठता है टॉप लेवल और बाकी दो लेवल्स के बीच में, या आप कह लो सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। सेकेंड लास्ट इज प्रमोट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। जब अथॉरिटी मिडल और लोअर लेवल को भी दी जाती है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जो क्रिएटिविटी और उनका जो इनिशिएटिव है वो क्या होता है, प्रमोट होता है। विच मीन्स जब उनको भी पावर दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, तो वो क्रिएटिव होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जब सेंट्रलाइजेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप लेवल ही अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है और उसी के पास ये पावर होती है कि वो सारे डिसीजंस लें। लेकिन जैसी ही लोअर लेवल को दी जाती हैं, तो लोअर लेवल में भी कुछ जो कैपेबल सबॉर्डिनेट्स होंगे, वो क्रिएटिव होंगे, लेकिन एक्चुअली उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो उनके पास भी अथॉरिटी आती है, तब वो अपनी क्रिएटिविटी, इससे उनकी क्रिएटिविटी बाहर आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ ही साथ इनिशिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एम्प्लॉयज़ के और सबॉर्डिनेट्स के अंदर, वो भी निखर के आता है। तो इसलिए प्रमोट करता है इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी को। लास्ट इज इम्प्रूव टीम वर्क ऑल एंड ऑल टीम वर्क को इम्प्रूव करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब टॉप लेवल डिसेंट्रलाइज करता है तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोअर लेवल और मिडिल लेवल काफ़ी इससे अप्रिशिएट करते हैं कि टॉप लेवल ने उन्हें इतना कैपेबल समझा कि उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ दी। तो इससे क्या होता है, उन दोनों सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो टीम वर्क होता है वो और ज़्यादा बिल्ड होने लगता है, और इससे टीम वर्क काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये था तीनों टॉपिक्स जो मैंने आपको कवर कराए, जिसमें मेन था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। उसके अंदर फर्दर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे और इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब हमारा जो चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपको दो डिफरेंसेस बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना। अगर वीडियो चाहिए किसी को भी आप में से, या कोई भी देखता है, क्योंकि अभी देखो चैनल स्टार्ट हुआ है, आई नो, बिकॉज व्यूअर्स आर नॉट सो मच हु आर व्यूइंग माई वीडियोज़, so I know it is the initial phase. I have to do some struggle. The channel cannot build simultaneously, or it cannot grow, so I have to upload the videos constantly. So अभी इतना सपोर्ट नहीं आता है जनरली, कुछ कुछ ही व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई
देख लेता है और मेरे चैनल तक पहुंचता है और उसको अच्छी लगती है वीडियो यार, तो प्लीज़ ना आप कमेंट ज़रूर कर देना कि इन डिफरेंसेस पे भी आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी अगले चैप्टर को हम शुरू करेंगे और उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिज़नेस स्टडीज़ हम साथ में कवर करेंगे मिलके। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ यार, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं भी पढ़ाने वाला एक नया चैनल भी आया है। तो प्लीज़ शेयर कर देना यार साथ में। ओके, बाय बाय।